Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ehlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की 2026 की परीक्षा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए। इस चैनल पे आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस का पार्ट 2 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है और साथ के साथ पार्ट 2 की टेस्ट सीरीज़ भी कराई जा रही है। दोनों ही अलग अलग प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं पब्लिकली और ये दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। सिलेबस एंड टेस्ट सीरीज़ बोथ आपको बाइलिंगुअल मिलेंगी, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। सिलेबस की जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है यूपीपीएससी HEO 2026 प्रिपरेशन और टेस्ट सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है यूपीपीएससी HEO टेस्ट सीरीज़। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ आज की क्लास है हमारी सामाजिक मनोविज्ञान की, जिसमें है आज हम करेंगे क्लास 8 जो कि सामाजिक मनोविज्ञान की लास्ट क्लास होने वाली है सोशल साइकोलॉजी की। तो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं यूपीपीएससी द्वारा दिया गया सिलेबस एज इट इज़। ये टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं एंड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो भी टॉपिक वाइज है। तो टेस्ट सीरीज़ में अभी तक जो हमने पीछे 4 टॉपिक्स देखे वो भी टॉपिक वाइज कवर हो चुके हैं। कल की क्लास में हमने किया था सामुदायिक स्वास्थ्य है और आज हम करेंगे परामर्श का स्वरूप एवं प्रकार और उसके बाद योग तथा स्वास्थ्य। ठीक है, नेचर एंड टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, योगा एंड हेल्थ, ये आज की क्लास में हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद काउंसलिंग। परामर्श से शुरू करते हैं। तो परामर्श क्या है यानी कि काउंसलिंग क्या है। अब नाम से ऐसा लग रहा है कि परामर्श यानी कि हम किसी से सलाह मांग रहे हैं, है ना। तो लेकिन परामर्श सिर्फ सलाह नहीं होती है या फिर कहें कि सलाह नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम नॉर्मल अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, किसी से भी बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में कुछ, जब हम कन्फ्यूजन में होते हैं तो हम उनसे सलाह मांगते हैं। या तो हम कहें कि अच्छा 10th क्लास के बाद मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, तो इस तरीके से हम किसी से भी, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली में किसी से सलाह मांगते हैं, है ना। तो वो एक अलग चीज़ है। परामर्श ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ है। सलाह हम कैजुअली डे टू डे लाइफ में किसी न किसी टॉपिक पे मांगते ही रहते हैं, है ना। लेकिन परामर्श कोई कैजुअल चीज़ नहीं है, ये एक प्रोफेशनल चीज़ होती है। ठीक है, इसमें 2 लोग होते हैं। एक होता है काउंसलर यानी कि जो परामर्श देता है, परामर्शदाता। एक होता है काउंसली यानी कि परामर्शार्थी, या फिर उसको क्लाइंट भी बोल सकते हैं, जो कि परामर्श लेता है। जो रिलेशनशिप होती है वो परामर्शदाता और परामर्शार्थी की होती है और ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है। ठीक है, अब काउंसलिंग या परामर्श का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने कुछ सवाल पूछा कि मुझे ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए एंड आपने जस्ट उसको जवाब दे दिया कि ठीक है ऐसे कर लो। दैट इज़ नॉट परामर्श। ठीक है, परामर्श में अच्छे से पहले प्रॉब्लम को समझा जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो परामर्शार्थी होता है यानी कि काउंसली होता है, क्लाइंट होता है, उसको खुद से ही प्रॉब्लम ठीक से अपनी नहीं डिफाइन होती है, नहीं पता होती है कि मैं किस प्रॉब्लम से जा रहा हूँ, है ना। उसको कुछ ना कुछ हो सकता है कि असमंजस की सिचुएशन हो, क्या फील कर रहा है वो बता सकता है, लेकिन हो सकता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम को उसने ढंग से फिगर आउट ना किया हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम को ढंग से फिगर आउट करना ये भी होता है किसके साथ मिलके, परामर्शदाता के साथ यानी काउंसलर के साथ मिलके प्रॉब्लम को ठीक से फिगर आउट किया जाता है। ठीक है, फिर देखा जाता है कि किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, कैसे जो है दोनों मिलकर यहाँ पे इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं और वो पूरा प्रोसेस हम अभी यहाँ देखेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा ये वन वे नहीं होता कि परामर्शदाता जो है उनको कुछ एक जवाब के रूप में कुछ दे देता है और उनको आंसर मिल जाता है और उनका काम हो गया। ऐसा नहीं होता। ये एक किसी टारगेट की तरफ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जो है, या किसी भी असमंजस की सिचुएशन में से निकलने के लिए ये एक दोनों साइड से एफर्ट होते हैं। ठीक है, और परामर्शदाता क्या होता है कि वो एक प्रोफेशनल होता है इन चीज़ों में, तो वो नेविगेट करता है रास्ते को एक तरीके से और उनकी हेल्प करता है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहता है। अब हम अपनी आज की क्लास में यही सब पढ़ने वाले हैं और ये अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग टाइप की हमारी काउंसलिंग्स होती हैं।
तो आइए देखते हैं क्या है काउंसलिंग। काउंसलिंग इज़ अ प्रोफेशनल हेल्पिंग प्रोसेस, ठीक है, ये हमें नहीं भूलना है, ये एक प्रोफेशनल हेल्पिंग प्रोसेस होता है, ठीक, कैजुअली नहीं होता है, इन विच अ ट्रेंड काउंसलर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी से भी जाके हमने काउंसलिंग ले ली, नो, हर फील्ड में फील्ड के हिसाब से उनके अलग अलग काउंसलर होते हैं। जैसे अगर आपको करियर से रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए तो करियर काउंसलर के पास जाएंगे, एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए एजुकेशन काउंसलर के पास जाएंगे, साइकोलॉजी से रिलेटेड चाहिए तो साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी काउंसलर के पास जाएंगे, है ना। हेल्प्स अ पर्सन अंडरस्टैंड हिमसेल्फ हर सेल्फ। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं होता कि आप जस्ट सलाह दे दें, वहाँ पे इंसान को खुद को भी जो है समझने का मौका मिलता है कि अच्छा मैं ये इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं इसके बारे में सोचता हूँ, किस तरीके से आगे मैं इस चीज़ को देखता हूँ, क्या क्या मेरे पास है जो मैं इसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, मतलब अपने अंदर भी जो है ये यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जब हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो, ठीक है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मेक एप्रोप्रिएट डिसीजंस, कोप विद डिफ़िकल्टीज एंड प्रोमोट पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्या उद्देश्य रहता है कि हम सही कई बार जब डिसीजन लेने में हमें प्रॉब्लम आती है या हमें किसी प्रॉब्लम को ही समझने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमने बताया पहले, और या फिर कुछ लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ गई और हम उसमें ट्रैप हो गए, हमें नहीं समझ आ रहा कि अब हम कैसे निकलें, है ना, या अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी कि हमें लग रहा है कि अब आगे क्या, है ना, और कैसे हम लाइफ में आगे डेवलप कर सकते हैं इत्यादि, इन चीज़ों के लिए जो है हम जनरली काउंसलिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। परामर्श एक व्यावसायिक पेशेवर, ठीक है, ये एक जॉब है, प्रोफेशन है काउंसलिंग, ठीक है, सहायता प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता व्यक्ति को स्वयं को समझने, अपनी समस्या को समझने, उचित निर्णय लेने, कठिनाइयों से सामना करने तथा व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने में सहायता करता है, ठीक है। तो ये हमें नहीं भूलना है, ये है एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ठीक है, व्यावसायिक रिश्ता है किसके बीच में, काउंसलर एंड काउंसली के बीच में, यानी कि परामर्श दाता एवं परामर्श आर्थी के बीच में, ठीक है। काउंसली को क्लाइंट भी बोल देते हैं कई कई जगह पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मीनिंग है हमारा काउंसलिंग का, ठीक है। और काउंसलिंग के लिए कोई जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कई बार लोग सब सोचते हैं कि क्या उसको कुछ बीमारी है कि जो काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, ना, तो वो नहीं है सही चीज़। यहाँ पे इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या कभी कभी जब हमें लगता है कि हमें यही नहीं समझ आ रहा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, तब हमें कोई एक्सपर्ट चाहिए होता है ना, उस सिचुएशन को समझने के लिए, है ना, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमारी प्रॉब्लम को कोई साथ मिलके जो है सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ होती है काउंसलर की ज़रूरत। अब नेचर ऑफ काउंसलिंग, यानी कि परामर्श का स्वरूप क्या है। अभी तक हमने जितना पढ़ा, अगेन वही सारी चीज़ें आपके स्वरूप में आ जाएंगी, एक एक करके हम देखेंगे। काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस, हमने सबसे पहले यही बात की थी कि ये कोई सलाह नहीं है कि एक लाइन में आपने सलाह दे दी और ख़त्म हो गया, नहीं, ये एक पूरा प्रोसेस है। ये काउंसलर और काउंसली के बीच में एक रिलेशनशिप है की तरह होता है और आगे एक प्रोसेस के रूप में बढ़ता है, ठीक है। यह एक प्रक्रिया है, ये कोई सिंगल पीस ऑफ एडवाइस नहीं है, ठीक है, एक बार दी गई सलाह नहीं है, या एक ही कथन नहीं है, एक वन टाइम स्टेटमेंट नहीं होता ये, इट इज़ अ प्रोसेस। और प्रोसेस में क्या होता है, इंटरेक्शन होती है बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट, यानी टू वे होता है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रोसेस कैसे होता है कि सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट एंड रेपो। जब आप काउंसलर हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं, ठीक है, तो उनके साथ पहले रेपो बनानी पड़ती है। रेपो का मतलब कि इस तरीके से उनसे बात करना, उनको ग्रीट करना कि वो कंफर्टेबल हो जाएं, या फिर आप दोनों कंफर्टेबल हो जाएं एक दूसरे से बात करने के लिए, आपसी सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, ठीक है। संपर्क एवं रेपो स्थापित करनी है सबसे पहले स्टेप में, ठीक। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या आता है, असेसमेंट एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे हमें
प्रॉब्लम की पहचान करनी होती है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या, और उस प्रॉब्लम का असेसमेंट करना होता है या असेसमेंट करके प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। ठीक है, उसके बाद अब हमें जब प्रॉब्लम पता चल गई तो हम गोल सेट करेंगे। ठीक है, कि अब इस प्रॉब्लम का ये गोल है। उसके बाद है इंटरवेंशन या काउंसलिंग। ठीक, कि इंटरवेंशन दी जाती है, काउंसलिंग दी जाती है। इंटरवेंशन मतलब परामर्श तक हस्तक्षेप, इवैल्यूएशन किया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कि भाई हमने जो भी टारगेट सेट किया था वो अचीव हुआ कि नहीं। उसके बाद समापन होता है, टर्मिनेशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी काउंसलिंग का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि हम उसे टर्मिनेट नहीं करेंगे, वो एक प्रोसेस होता है, उसका शुरू होता है और उसका अंत होता है ज़रूर। ठीक है, तो उसका टर्मिनेशन करना ज़रूरी है और टर्मिनेशन भी अच्छे से करना ज़रूरी है, ये नहीं कि एब्रप्टली कर दिया, नो। फॉलोअप यानी फॉलोअप यानी अनुवर्तन होता है, फिर बाद में उनसे फॉलोअप लिया जाता है कि भाई जैसा चल रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, इज़ इट ऑल ओके, या कुछ और डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। और अगर एक स्टेज पे या किसी पर्टिकुलर काउंसलर के पास वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है और उनको ये प्रतीत होता है कि ये प्रॉब्लम तो किसी या तो दूसरे क्षेत्र की है या किसी दूसरे काउंसलर हैं वो ज़्यादा इसको सही से सॉल्व कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे, तो वहाँ पे रेफरल दिया जाता है, आवश्यकता होने पर रेफरल दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक साइकोलॉजी काउंसलर हैं, ठीक है, या कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास काउंसलिंग के लिए सपोज़ कोई स्टूडेंट जाता है, उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एंड बोर्ड के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं एंड वो इनके चलते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, उसकी वजह से वो खाना नहीं खा रहा, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है ना, और वो बहुत ही इरिटेटिंग टाइप का हो चुका है, दोस्तों के साथ झगड़े होते जा रहे हैं, उसके घर पे झगड़े होते जा रहे हैं, तो ये ऐसी सिचुएशन में वो फंसा हुआ है। ठीक है, अब उसको नहीं पता कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं और वो पूरा ट्रैप हो चुका है एंड वो अब जाता है काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास और उनको बोलता है जाके कि मुझे नहीं समझ आ रहा, आजकल मेरे सबके साथ बहुत झगड़े होते जा रहे हैं और पूरा दिन मेरा जो है या तो लड़ाई में निकलता है या फ्रस्ट्रेशन में निकलता है, मुझे नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि उस बच्चे की प्रॉब्लम को पहले ठीक से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि भाई झगड़े हो रहे हैं, उसकी वजह से ये परेशान है, बट झगड़े क्यों हो रहे हैं, है ना, क्या झगड़े का रीज़न क्या है, क्या उनके आपस में नहीं बन रही या ऑलरेडी कुछ उनको पहले से ही कोई स्ट्रेस या कोई एंग्जाइटी हो रही है जिसकी वजह से वो दूसरों के ऊपर जो है किसी इरिटेशन की फॉर्म में निकल के आ रही है, क्या आ रही है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए हो सकता है कुछ असेसमेंट की जाए, है ना, कुछ टेस्ट वगैरह कराए जाएं और फिर उसकी प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई की जाएगी। ठीक, अब सपोज करो आइडेंटिफाई करके निकलता है कि उस बच्चे को एग्ज़ाम स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे अब गोल सेट किया जाएगा कि एग्ज़ाम स्ट्रेस को हमें दूर करना है। ठीक, उसके लिए फिर कुछ ना कुछ इंटरवेंशन या काउंसलिंग, कुछ ना कुछ प्लान किए जाएंगे, मे बी उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ और तरीके की काउंसलिंग की जो प्रोसेसेस होते हैं जो फर्दर उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए काम आए, स्पेशली उस टारगेट को अचीव करने के लिए, वो उस बच्चे को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लाइक स्टेप वाइज होता है। मे बी शुरू के एक दिन में, एक घंटे में संपर्क बना और असेसमेंट हुआ। ठीक है, और फिर गोल सेट हुआ और इंटरवेंशन में भी 1, 2 सेशन, 3 सेशन लग सकते हैं इंटरवेंशन में। फिर उसके बाद है इवैल्यूएशन। अब जब हमें लगा कि हाँ भाई बच्चा अब स्ट्रेस फ्री हो चुका है, उस बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम से निकल चुका है, तो हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, मे बी किसी टेस्ट के द्वारा या उसकी सिचुएशंस देख के, उससे पूछ के कि वो चीज़ सॉल्व हुई कि नहीं। अगर वो सॉल्व हो जाती है तो फिर हम जो है आपसी बातचीत करके उस चीज़ को अच्छे से टर्मिनेट कर देंगे, समापन कर देंगे कि अब आपकी ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। और थोड़े दिनों के बाद, मे बी हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के बाद जो है फॉलोअप लेंगे कि इज़ इट ऑल ओके, जैसे भी आप का जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है क्या वो ठीक चल रही है या कोई और परेशानी तो नहीं आ रही है। एंड
यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन सपोज़ करो कि अगर उस बच्चे को वहाँ पे कोई ऐसा इशू होता जो कि कोई और प्रॉब्लम होती है ना, जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे अब उसके एग्ज़ाम स्ट्रेस की बजाय उसका मेन कोई और मुद्दा होता, या तो कि उसको पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि आप ये अपना एज अ करियर, एज अ जॉब आप ये फील्ड चूज़ करो, और उनको कुछ और फील्ड में जाना है, ठीक है, और पेरेंट्स भी नहीं समझ पा रहे हैं और बच्चा भी खुद भी नहीं समझ पा रहा है कि वो खुद कॉन्फिडेंट भी नहीं है कि मुझे अल्टीमेटली कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए, है ना। पेरेंट्स की बात से भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और खुद से भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो यहाँ पे वो एक करियर काउंसलिंग की उसको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो आएगा, उसकी प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन होगा, तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट होंगे वो कहेंगे कि भाई आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की नहीं, आपको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो फिर वो उनको रेफ़र कर देंगे किसी एक करियर काउंसलर के पास, ठीक है, कि आप, आपके पेरेंट्स, आप लोग जाइए करियर काउंसलर के पास जाइए, वो में भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे और आगे जैसे भी प्रक्रिया रहेगी तब आपकी ये प्रॉब्लम में भी करियर काउंसलर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे केस में यहाँ पे रेफरल हो जाएगा, जब ज़रूरत पड़े तो रेफ़र कर दो, ठीक है। और वो रेफरल ज़रूरी नहीं है कि सेकंड स्टेप के बाद हो, वो बीच में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। गोल सेटिंग के बाद पे भी, इंटरवेंशन के टाइम पे भी हो सकता है कुछ और चीज़ निकल के आ जाए एकदम से और पता चले कि ये चीज़ तो यहाँ नहीं वहाँ जानी चाहिए। एंड ज़रूरी नहीं है कि काउंसलिंग के लिए ही रेफरल हो सकता है कि बात करते टाइम पता चले कि कुछ और मे बी कोई और इशू है, ठीक है, या तो मेडिकल इशू की भी हो सकता है, तो वहाँ पे इस तरीके से वहाँ रेफ़र कर दिया, एनीथिंग इट वुड बी, ठीक है, बट इट शुड बी रिलेटेड टू दैट पर्सन, है ना। उनकी प्रॉब्लम जो आ रही है उससे रिलेटेड जब कुछ पता चलता है तो वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो रेफ़र कर दिया जाता है या रेफरल होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है हमारा प्रोसेस, ये स्टेप्स होते हैं। उसके बाद है काउंसलिंग इज़ अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। हमने जो बात की कि परामर्श एक पेशेवर संबंध है। अब काउंसलिंग इन्वॉल्व द प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट। परामर्शदाता और क्लाइंट यानी परामर्शार्थी के बीच ये एक पेशेवर संबंध स्थापित करता है, ठीक है। अब रिलेशंस तो कैसे होते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, है ना। हालांकि यहाँ पे भी जो है रिस्पेक्ट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है, एंड इनफैक्ट बनते भी हैं जब भी काउंसलिंग की बात होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति होनी चाहिए, यानी कि आपको जज नहीं करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, जज नहीं करना है, ठीक है। किसी भी काउंसलर को जब उसके पास कोई क्लाइंट आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो उसको जज नहीं करना है। जैसे एज अ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अगर आपके पास कोई आता है काउंसलिंग के लिए और वो सपोज़ करो कि बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड है टुवर्ड्स अल्कोहल और उसकी वजह से उसको घर में परेशानियां होती हैं, ठीक है, और फैमिली में झगड़े होते हैं, आर्थिक स्तर नीचे गिरता जा रहा है ना, और सपोज़ करो कि उसकी वाइफ हैं या उसके पेरेंट्स हैं, कोई उसको लेके आया है आपके पास काउंसलिंग के लिए कि प्लीज़ आप इनसे बात कीजिए, इनकी काउंसलिंग कीजिए। तो यहाँ पे वो एक हेल्प सीकिंग करने के लिए आए हैं काउंसलर के पास, ठीक है, काउंसलिंग लेने के लिए आपके पास। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं उनको जज करना है कि पूरे दिन भर अगर अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो फिर यही होगा और क्या होगा, है ना। तो हमें इस तरीके से उस चीज़ को जज नहीं करना, हमें ना तो पॉजिटिवली ना नेगेटिवली एज अ काउंसलर उस चीज़ को किसी भी तरीके से जज करना है। सामने वाला किसी भी स्थिति में हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जजमेंट नहीं होता है, आपको प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देना है कि ये एज अ प्रॉब्लम है, ठीक है, इंसान प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज दिस, ठीक। तो इसलिए हमें उसको जज नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। एम्पैथी, समानुभूति होनी चाहिए, सिंपैथी नहीं, सिंपैथी होता है सहानुभूति,
है ना, कि किसी की प्रॉब्लम आपने देखी और उसके प्रति आपको दया का भाव आया कि अरे इसके साथ बड़ा गलत हो रहा है या फिर ये बहुत प्रॉब्लम में है ना, वो हो गई सहानुभूति। समानुभूति यानी एम्पैथी क्या होती है कि आप अपने आप को उस प्रॉब्लम में, उस सिचुएशन में रख के देखते हैं और उसका वो पेन वैसे फील करते हैं जैसे कि वो आपका खुद का पेन हो, ठीक है। तो काउंसलिंग में जो काउंसलर होता है, परामर्शदाता होता है, उनको एम्पैथी का भाव होना चाहिए, सिंपैथी का नहीं, ठीक है। अगर आपको ऑप्शंस में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जो है फॉलो करना चाहिए एक काउंसलर को और सिंपैथी ऑप्शन दिया हो, तो आपको सिंपैथी को क्लिक नहीं करना है, ठीक है। इट इज़ एम्पैथी। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता। अब आपके पास जो भी आ रहे हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखना बहुत ज़रूरी है, गोपनीयता रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जाके काउंसलिंग करी और बाद में जाके 4 फ्रेंड्स के बीच में जाके बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, है ना, ये नाम था, यहाँ वो रहते हैं, मतलब उनकी पूरी डिटेल्स दे दी, है ना, और फिर उनके बारे में सब कुछ बता दिया, या मे बी उनका डेटा उठा के किसी और को पकड़ा दिया। तो ये डेटा प्राइवेसी और ये सब चीज़ें जो है बहुत ही गोपनीय रखनी आवश्यक होती हैं। और कौन से केस होते हैं जिसमें कि ये गोपनीयता को हम जो है थोड़ा बहुत ये कॉम्प्रोमाइज़ हो पाती है, जहाँ पे कानून से रिलेटेड कोई चीज़ हो, है ना, कि जैसे अगर कोई आया काउंसलिंग के लिए आपके पास और मे बी कुछ बाद में फ्यूचर में जाके कुछ कानून की ऐसी डिमांड हो, लॉ की ऐसी डिमांड हो कि जहाँ पे कि वो ये चीज़, ये डेटा, ये जानकारी आपसे एक्सेस करना चाहें कि ऐसे ऐसे कोई क्लाइंट आया था, तो इन कुछ एक आधे केसेस में जो है वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है, गोपनीयता वहाँ पे थोड़ी बहुत ब्रीच होती है, लेकिन वो भी पूरी जो है एक उसका एक फॉर्मल अलग से प्रोसेस है, तरीका है, ठीक है, एंड लॉफुल होती है वो। अदरवाइज कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करना अपने आप में एक अनलॉफुल चीज़ है, ठीक है, हमें ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। डेटा किसी का भी जो है इधर से उधर नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कम्युनिकेशन, संचार पे ये बेस्ड होती है, हाँ, 2 वे कम्युनिकेशन होता है ना, तभी पॉसिबल है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये जस्ट आपने दिमाग में रख लिया, ये वर्ड्स आपको याद भी होने चाहिए। रिस्पेक्ट, जज ना करना, नॉन जजमेंटल इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। एम्पैथी, समानुभूति, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद है काउंसलिंग इज प्राइमरीली 2 वे प्रोसेस, ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। परामर्श मुख्यतः द्विपक्षीय प्रक्रिया है, ठीक। ऐसा नहीं है कि जो क्लाइंट हैं वो एज अ रिसीवर सिर्फ सुनते जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे दोनों ही इसमें भाग लेते हैं। Counseling focuses on the unique needs, experiences, abilities and circumstances of the individual. परामर्श व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं, अनुभवों, क्षमताओं और परिस्थितियों पर ध्यान देता है, ठीक है। हो सकता है कि सेम प्रॉब्लम 2 जने लेके आए, है ना, तो दोनों को हमें अलग से डील करना है, अलग से दोनों की काउंसलिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने एक की काउंसलिंग कर ली और एज इट इज़ हम उसको कॉपी पेस्ट करके दूसरे पे लगा देंगे, नो। हर एक इंसान की अपनी यूनिक आवश्यकताएं होती हैं, एक्सपीरियंसेस होता है, ठीक है, तो ये चीज़ सब्जेक्टिव होती है बेसिकली। तो हर एक जो भी परामर्शार्थी आएगा उसको अलग तरीके से ही काउंसलिंग उसकी होगी, ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगी वो चीज़। फिर क्या है, काउंसलिंग एम्स एट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद को समझने पे, आत्मबोध पे जो है इसको बढ़ावा दिया जाता है काउंसलिंग के थ्रू, ठीक। कभी भी काउंसलर ये नहीं कहेंगे कि आप ऐसा कर लो काउंसलिंग के दौरान, है ना, तो वो हो जाएगी फिर सलाह, वो काउंसलिंग नहीं होगी। वहाँ पे वो नेविगेट करते हैं रास्ते को, ठीक है, वो उन्हें दिखाते जाते हैं कि देखो रास्ता ऐसे ऐसे है, और वो इंसान जो है, परामर्शार्थी जो है, वो खुद अपने आप को उस रास्ते पे खोजता चला जाता है, ठीक है। तो एन इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ काउंसलिंग इज हेल्पिंग इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर ओन फीलिंग्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट, वैल्यू, नीड्स एंड बिहेवियर, ठीक है। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं कि हर इन चीज़ों पे बिल्कुल कि क्या हमारे इंटरेस्ट है, वैल्यू, नीड्स, बिहेवियर, कॉन्शियसली हम इतना ध्यान नहीं देते हैं ना, हाँ, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ें, लेकिन कॉन्शियसली हम इतना ज़्यादा इन पे फोकस नहीं करते हैं डे टू डे लाइफ में। और इसलिए जब किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो फिर उसमें
कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं कि ये आखिर हो किस वजह से रहा है, ठीक है। तो जब परामर्शदाता के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे इस तरीके से उनसे बात करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं कि व्यक्ति या जो परामर्शार्थी होता है वो खुद अपनी भावनाओं, क्षमताओं, रुचियों, मूल्यों, आवश्यकताओं और व्यवहार को समझने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर क्या है, काउंसलिंग प्रमोट्स सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है। हम यहाँ खुद को डायरेक्ट करते हैं, आत्मनिर्देशन को बढ़ावा देता है। इसके बाद मतलब आत्मबोध होगा तो आत्मनिर्देशन भी होगा, है ना। द अल्टीमेट एम इज ऑफन टू हेल्प द क्लाइंट बिकम कैपेबल ऑफ मेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजंस। अब यहाँ पे हम अगर आत्मबोध हो जाएगा तो अपने डिसीजन लेने में हम सक्षम होंगे, मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को, है ना। फ्यूचर प्रॉब्लम्स कोई होगी तो उसको इंडिपेंडेंटली हम मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आत्मनिर्देशन में भी काउंसलिंग सहायता करती है। फिर अब काउंसलिंग इज गोल ओरिएंटेड, ये हमारे प्रोसेस में भी था, हम गोल बनाते हैं तो काउंसलिंग क्या हो गई, गोल ओरिएंटेड हो गई, लक्ष्य उन्मुख हो गई, ठीक है। गोल्स कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम, समस्या का समाधान, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, जैसे हेल्प करके फिर वो सेल्फ डायरेक्शन का जो हमने देखा, वो डिसीजन लेने में उनको फिर हेल्प मिलती है जब उनको आत्मबोध होगा। तो एडजस्टमेंट करना कहीं पे, समायोजन, पर्सनल ग्रोथ, इमोशनल रेगुलेशन, अगर भावनात्मक इश्यूज आ रहे हैं तो उन पे उनका नियंत्रण करना, इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप, ठीक है। फिर क्या है, करियर डेवलपमेंट में या हेल्थ बिहेवियर चेंज में। तो इन सब चीज़ों में एटसेट्रा इस टाइप के गोल्स होते हैं काउंसलिंग के कि हमें ये अचीव करना है। बेसिकली जनरली इन ऐसे चीज़ों के लिए काउंसलिंग दी जाती है, गोल ओरिएंटेड होती है। और क्या है नेचर में, काउंसलिंग कैन बी प्रिवेंटिव, डेवलपमेंटल एंड रेमेडियल, ठीक है। अब काउंसलिंग किसी भी प्रॉब्लम की किस स्टेज पे दी जा रही है उसके हिसाब से हमारे या तो परामर्श निवारक हो सकता है, या विकासात्मक हो सकता है, या फिर उपचारात्मक हो सकता है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है निवारक है तो मतलब कि प्रॉब्लम से पहले ही उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करके कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव काउंसलिंग यानी निवारक परामर्श, एम्स टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे बिकम सीवियर, ठीक है। समस्याओं को गंभीर बनने से पहले रोकने का प्रयास करता है, ठीक है, कि हमें जब कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो वहीं हम उस चीज़ पे जो है काउंसलिंग करा के उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल काउंसलिंग एडोलेसेंट्स अबाउट सब्सटेंस यूज रिस्क बिफोर सब्सटेंस डिपेंडेंस डेवलप्स। अब किशोरों को सब्सटेंस यूज मतलब ड्रग अब्यूज़, ठीक है, के जोखिमों से के बारे में समझाना ताकि डिपेंडेंस विकसित होने से पहले ही जोखिम कम किया जा सके। दूसरा क्या हो सकता है, विकासात्मक परामर्श यानी कि डेवलपमेंटल काउंसलिंग। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को सामान्य विकासात्मक चुनौतियों से निपटने और विकास को बढ़ावा देने में सहायता करता है, ठीक है। हेल्प्स इंडिविजुअल्स डील विद नॉर्मल डेवलपमेंट टास्क्स एंड प्रोमोट ग्रोथ, ठीक है। बहुत बारी ये लोगों के इस टाइप के इश्यूज होते हैं कि उनको लगता है कि मेरी लाइफ अब स्टक हो चुकी है ना, पढ़ाई कर ली, जॉब कर ली, फैमिली आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कभी कभी वो इस तरीके से सब इतना मोनोटनस लाइफ स्टाइल हो जाता है, ऐसा लगता है कि बस कहीं फंस चुके हैं, ठीक है। उन्हें ग्रोथ फील नहीं होती और ये बहुत एक प्रेशर की तरह फील होता है उस टाइम पे लोगों को कि भाई कहीं डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही लाइफ में, है ना, इतने साल से वही सब चल रहा है। तो ऐसे में जो है डेवलपमेंटल काउंसलिंग या विकासात्मक परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि या अलग अलग स्टेजेस पे भी जब हमें लगे कि हमें अब इस फील्ड में जाके ग्रो करना है, तो अब ये तो पता है कि ग्रो करना है लेकिन कैसे करना है ना, उस चीज़ के लिए कोई हमें हो जो हमें थोड़ा सा हेल्प आउट करे। जैसे करियर डेवलपमेंट हो गया तो यहाँ पे करियर का विकास, बेसिकली विकास से रिलेटेड चीज़ें हैं। एडोलेसेंस मतलब किशोर अवस्था, किशोर अवस्था में भी आगे इतने सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। मैरिज प्रिपरेशन, विवाह की तैयारी, रिटायरमेंट एडजस्टमेंट, सेवानिवृत्ति में समायोजन, ठीक। तो किसी ना किसी स्टेज पे जाके जो है जब ये फील हो कि आगे डेवलपमेंट कैसे करना है अब, या ये फील हो कि डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, कुछ आगे समझ ही ना आए, तो उस टाइम पे डेवलपमेंटल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। फिर है रेमेडियल काउंसलिंग यानी कि सुधारात्मक या उपचारात्मक परामर्श। अब यहाँ पे चीज़ का सॉल्यूशन या जो है उपचार चाहिए हमें,
एड्रेस एन एग्जिस्टिंग डिफिकल्टी हो चुकी है, ठीक है, और प्रॉब्लम एंड अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव फंक्शनिंग, ठीक, पहले से मौजूद किसी कठिनाई या समस्या को संबोधित करता है और कार्य क्षमता में सुधार का प्रयास करता है। काउंसलिंग अ स्टूडेंट एक्सपीरियंसिंग सीवियर एकेडमिक डिफिकल्टीज एंड एसोसिएटेड इमोशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम पहले से ही किसी के जीवन का पार्ट है वो, और उसकी वजह से उसकी जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं उन पे भी बहुत असर पड़ रहा है डे टू डे लाइफ पे, ठीक। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, अगर उसको एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं और उसकी वजह से उसको इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, है ना, तो ये एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो गई। तो अब यहाँ पे रेमेडियल काउंसलिंग लगेगी, यानी कि सुधारात्मक या उपचारात्मक परामर्श यहाँ पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद है काउंसलिंग इज डायनामिक, यानी कि परामर्श जो है वो गतिशील होता है, ओके। द काउंसलिंग रिलेशनशिप कैन चेंज एज द क्लाइंट्स अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस चेंज। हमने जो प्रोसेस पढ़ा, ठीक है, अब उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस में हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, हमने गोल भी सेट कर लिया। अब बाद में जब काउंसलिंग की बारी आ रही है तब पता चलता है कि हमें बाई चांस कि अरे इसकी तो प्रॉब्लम ये एक और है, ठीक है, तो हमें एक और प्रॉब्लम मिल गई। अब हम उस प्रॉब्लम को जो है उसके लिए भी गोल सेट करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक बार बना ली तो वैसे ही चलेगी, ठीक है, उसमें चेंजेस की संभावना होती है, ये डायनामिक होती है। जैसे जैसे क्लाइंट की समझ, आवश्यकताएं और परिस्थितियां बदलती हैं, काउंसलिंग रिलेशनशिप और इंटरवेंशन भी बदल सकते हैं, ठीक है, ये कोई ऐसे रिजिड चीज़ नहीं होती। प्रोसेस जो हमने पढ़ा वो स्टेप वाइज एक ये प्रोफेशनल प्रोसेस रहता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बीच में अगर आपको सब्जेक्टिव चीज़ है, वो व्यक्तिनिष्ठ चीज़ है ये, ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको बीच में किसी स्टेप पे कुछ पता चलता है तो मे बी आपको प्रीवियस स्टेप पे दोबारा जाना पड़ सकता है, ठीक है, या वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशंस करने पड़ सकते हैं। और क्या है, काउंसलिंग इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, परामर्श संचार पर आधारित होता है, वेरी ऑब्वियस चीज़ है ना। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द सेंट्रल टूल्स ऑफ काउंसलिंग, संचार काउंसलिंग का एक प्रमुख साधन है। कम्युनिकेशन के इसमें प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आ रहा है एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, जो काउंसलर होता है उनको एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ती है, यानी कि सक्रिय श्रवण करना पड़ता है, ठीक है। सक्रिय श्रवण का मतलब, एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या, नॉट जस्ट कि जो भी आपको कोई कुछ बता रहा है, परामर्शार्थी बता रहा है, बस आप वो एज इट इज़ जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, नहीं, वर्ड्स के पीछे क्या उनके भाव हैं, क्या चीज़ें उन्होंने मिस कर दी बोलते टाइम, ताकि आप उनसे दोबारा पूछ सको, है ना। तो बहुत एक्टिव तरीके से जो है आपको यहाँ लिसनिंग करनी पड़ती है, सक्रिय श्रवण करना पड़ता है, ये भी काउंसलर की जो है एक विशेषता होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चनिंग, उसमें प्रश्न कर सकते हैं दोनों ही आपस में, ठीक है। रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्ट करना होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पैराफ्रेजिंग, पुनर्कथन करना होता है कि जो भी बताया है उसका पुनर्कथन करना। समराइजेशन मतलब सारांश देना कि जो बात हुई वो ये है, ठीक। तो ये इस टाइप के कम्युनिकेशन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जो कि काउंसलर को फॉलो करनी होती हैं, या ये उनकी विशेषताएं होती हैं, इस टाइप का उनका कम्युनिकेशन होता है। सो हमारे नेचर ऑफ काउंसलिंग यानी परामर्श का स्वरूप खत्म हो गया है। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग यानी परामर्श के प्रकार। तो यहाँ हम टाइप्स ऑफ काउंसलिंग पढ़ेंगे, यानी कि परामर्श के प्रकार पढ़ेंगे, और परामर्श के प्रकार जो हैं वो 3 तरीके से क्लासिफाई करके हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली क्लासिफिकेशन होगी रोल ऑफ काउंसलर के आधार पे, ठीक है, यानी कि परामर्शदाता की भूमिका के आधार पे, ठीक। दूसरी होगी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के आधार पे कौन कौन सी काउंसलिंग होती हैं। तीसरी होगी एरियाज ऑफ काउंसलिंग के हिसाब से, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है।
तो सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ काउंसलर या परामर्शदाता की भूमिका। परामर्शदाता की भूमिका के आधार पे 3 टाइप की हो सकती हैं। एक हो सकती है डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और तीसरी एक्लेक्टिक। ठीक है, डायरेक्टिव मतलब निर्देशात्मक, नॉन डायरेक्टिव मतलब अनिर्देशात्मक। ठीक है, और एक्लेक्टिक को एक्लेक्टिक ही बोल देंगे। डायरेक्टिव निर्देशात्मक मतलब यहाँ पे जो काउंसलर हैं इस टाइप की काउंसलिंग में, जो परामर्शदाता हैं वो ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाते हैं एज कंपेयर टू जो क्लाइंट होता है। ठीक है, नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है, नॉन डायरेक्टिव में क्लाइंट को ज़्यादा जो है फ्रीडम दी जाती है, ज़्यादा उनको प्रेरित किया जाता है कि आप अपना जो है सक्रिय भूमिका निभाएं। ठीक है, तो यहाँ पे काउंसलर या परामर्शदाता की अपेक्षाकृत सक्रिय भूमिका होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्लाइंट की होती है। ठीक है, क्लाइंट को ज़्यादा जो है ज़्यादा रोल जो है क्लाइंट की तरफ हो। इससे रिलेटेड एक अप्रोच थी, ठीक है, जिसके ऊपर ये नॉन डायरेक्टिव के ऊपर बेस्ड एक अप्रोच है बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, या पर्सन की जगह क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। एक ही अप्रोच है, उसी के 2 तरीके से नाम हैं। ठीक है, जो बेस्ड है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग या नॉन डायरेक्टिव प्रोसेस के ऊपर। और ये पर्सन सेंटर्ड अप्रोच किसने दी थी, कार्ल रॉजर्स ने। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल रॉजर्स। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक्लेक्टिक क्या होता है, यहाँ पे काउंसलर क्या करते हैं कि मोर देन 1 टाइप ऑफ काउंसलिंग को यहाँ पे वो ऐड कर लेते हैं। जैसे जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो उस हिसाब से वो वाली काउंसलिंग इसमें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से काउंसलर डिसाइड करते हैं कि ओके ये वाली काउंसलिंग करनी है, अब ये करनी है, तो मोर देन 1 काउंसलिंग इसमें एक्लेक्टिक में आ जाती हैं। ये होता है। उसके बाद देखते हैं हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे। दूसरा टाइप है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे। ठीक है, यानी कि परामर्शार्थियों की संख्या के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर एक है, सिंगल पर्सन है, तो इंडिविजुअल काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत परामर्श। और अगर ग्रुप है तो ग्रुप काउंसलिंग हो जाएगी, है ना, यानी कि समूह परामर्श। ठीक, तो ये हो गया हमारा पार्टिसिपेंट्स के आधार पे। फर्स्ट हमने क्या था, रोल ऑफ काउंसलर यानी परामर्शदाता की भूमिका के आधार पे। फिर हमने दूसरा क्लासिफिकेशन देखा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यानी कि परामर्शार्थियों की संख्या के आधार पे कितने प्रकार की काउंसलिंग हो सकती है या परामर्श हो सकता है। अब देखेंगे हम एरिया के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे कि किस टाइप की काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है,
तो थर्ड है हमारा एरिया या क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, क्या क्या आ जाएंगे, एजुकेशनल काउंसलिंग, ठीक है, और क्या आ जाएगा, करियर काउंसलिंग, ठीक है, या आपकी वोकेशनल काउंसलिंग, जॉब्स वगैरह से रिलेटेड, ठीक, पर्सनल काउंसलिंग कि अगर किसी को कोई पर्सनल इश्यूज आ रहे हैं तो वो अपनी पर्सनल काउंसलिंग के लिए जा सकता है। और क्या हो सकता है, अगर फैमिली में इशू आ रहे हैं, आपस में फैमिली रिलेशनशिप्स में इशू आ रहे हैं तो फैमिली काउंसलिंग, ठीक है, पूरी फैमिली उसके लिए जाती है। फिर आता है मैरिज या कपल काउंसलिंग, ठीक है, मैरिज काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग भी हो सकती है कि शादी से पहले जो है काउंसलिंग के लिए जाएं, या मैरिज होने के बाद मैरिज के दौरान कोई इशू आ रहा है तब जाएं, तो उसमें वो कपल काउंसलिंग या मैरिज काउंसलिंग दोनों तरीके से उस चीज़ को बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हेल्थ काउंसलिंग, ठीक है, अगर किसी की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, उनको अपना लाइफस्टाइल सुधारना है तो वो हेल्थ काउंसलिंग के लिए जाते हैं। और आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, आप देखते हैं कितने ऐप्स भी बने हुए हैं कि उन पे पहले आप अपना पूरा जो है एज, वेट वगैरह ये सब एंटर करो, एंड उसके बाद जो है वो असाइन करेंगे मे बी किसी काउंसलर को, और देन यू कैन डिस्कस इट। ठीक है, तो हेल्थ काउंसलिंग भी काफ़ी आजकल चलन में है। ठीक, हेल्थ काउंसलिंग हो गया, या फिर ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि किस तरीके से ऐप्स के थ्रू होता है, अदरवाइज भी नॉर्मली भी हेल्थ काउंसलर्स, देयर आर लॉट ऑफ हेल्थ काउंसलर्स, और ये फील्ड काफ़ी इन है आज की डेट में। ठीक है, और क्या हो सकता है, पहले इन्हीं को हिंदी में लिख लेते हैं। एजुकेशनल काउंसलिंग मतलब शैक्षिक परामर्श। ठीक है, अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट लेने में इशू आ रहा है, या वैसे पढ़ाई के दौरान कोई दिक्कत आ रही है, तो एजुकेशन काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। करियर या वोकेशनल काउंसलिंग यानी व्यवसाय से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड परामर्श। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत किसी भी चीज़ पे व्यक्तिगत परामर्श। फैमिली यानी पारिवारिक परामर्श। मैरिज एंड कपल काउंसलिंग यानी वैवाहिक या दंपति परामर्श। और हेल्थ यानी स्वास्थ्य रिलेटेड परामर्श। ठीक है, अब और देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं क्षेत्र। एडोलेसेंट काउंसलिंग, ठीक है, जो किशोर होते हैं उनकी काउंसलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं किशोरावस्था में। ठीक है, स्पेशली अपनी आइडेंटिटी को लेके, आइडेंटिटी क्राइसिस से वो जो है उस टाइम पे गुजर रहे होते हैं, और या फिर जो भी पीयर प्रेशर जैसी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी समस्याएं होती हैं एडोलेसेंट्स को, तो वहाँ पे काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, और या फिर जो सब्सटेंस अब्यूज़ या डी एडिक्शन वाला हमने पढ़ा था टॉपिक, एडिक्शन वाला, उसमें भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया डी एडिक्शन काउंसलिंग। ठीक है, या हो सकती है रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग, यानी कि पुनर्वास से संबंधित काउंसलिंग। ठीक है, पुनर्वास का मतलब ये नहीं है कि वो पुनर्वास की टेक्निक है, वो नहीं, उसके दौरान अगर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है वो। ठीक है, डी एडिक्शन के दौरान भी काउंसलिंग की ज़रूरत, डी एडिक्शन का, रिहैबिलिटेशन का अपना अलग से पूरा प्रोसेस रहता है। ठीक है, उसके अंतर्गत अगर आप कहीं पे किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, परामर्श की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे ये जो काउंसलिंग होती हैं ये अपनी अलग काउंसलिंग्स होती हैं, उसी के तरह से बेस्ड। और फिर है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में क्या आ जाएगा, जैसे जो भी हमारे इमोशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसमें कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, इमोशनल परेशानी आ रही है, डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस
से हम गुजर रहे हैं, ठीक है, या बिहेवियर से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, सोशल चीज़ों में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इस टाइप के ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाली चीज़ नहीं आती कि जब कोई अगर डिसऑर्डर बन चुका है, मनोवैज्ञानिक विकार बन चुका है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। बीच में एज अ प्रोसेस में कहीं ना कहीं काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, लेकिन सिर्फ जो ये कहें कि मनोविकार को या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को सिर्फ काउंसलिंग से ही ठीक हो जाए, सिर्फ ट्रीट हो जाए उसी से, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसमें एज अ वन स्टेप जो है एज एन इंटरवेंशन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन ये कहना कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से कोई मानसिक विकार या डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, वो नहीं। हाँ, लेकिन ये कौन कौन से प्रॉब्लम्स सिर्फ काउंसलिंग के द्वारा कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, जैसे डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस हो गए, है ना, इमोशनल इश्यूज़ हो गए, इमोशनल एडजस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, बिहेवियर एडजस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, या सोशल एडजस्टमेंट के इश्यूज़ हो गए। जब तक कि वो विकार नहीं बने हैं, तब तक कोई भी मनोवैज्ञानिक समस्या जब होगी तो वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से उसका समाधान किया जा पाएगा। लेकिन जब वो किसी विकार में अगर परिवर्तित हो गई है, ठीक है, जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन अपने आप में लोग कैजुअली बोल देते हैं, लेकिन डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मनोविकार है, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर है। और एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी भी हम बहुत डे टू डे लाइफ में ऐसे लूजली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एंग्जाइटी भी अलग अलग टाइप की एंग्जाइटीज़ होती हैं और वो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो जब वो कोई चीज़ इस हद तक पहुंच जाती है उसकी सिवियरिटी कि वो मेंटल डिसऑर्डर बन जाती है, ठीक है, मनोविकार वो बन जाती है, तब सिर्फ काउंसलिंग से कुछ नहीं होगा। फिर उसमें जो है मे बी मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है और थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। वो फिर एक काफ़ी बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ डिफरेंट। तो अगर आपसे कोई ऑप्शन में पूछे कि क्या मनोविकार को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से सॉल्व किया जा सकता है, तो इट इज़ नो, ठीक है। लेकिन अगर जैसे जब तक वो मनोविकार नहीं बना है, तब तक जब छोटे लेवल पे चीज़ें हैं, तो वो काउंसलिंग के हिसाब से स्ट्रेस हुआ, इमोशनल एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट, बिहेवियर से रिलेटेड इश्यूज़, वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको हिंदी में क्या कहेंगे? एडोलेसेंट काउंसलिंग, यानी कि किशोर परामर्श। डी एडिक्शन काउंसलिंग मतलब नशा मुक्ति परामर्श। रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास। परामर्श और साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक। परामर्श, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, यानी कि परामर्श के प्रकार, ठीक। तो ये हमने क्षेत्र के बेस पे भी देख लिए, जितने मैक्सिमम हो सकते थे मैंने यहाँ पे आपको करा दिए हैं, ठीक है, क्षेत्र के बेसिस पे। फिर पार्टिसिपेंट के बेसिस पे हमने देख लिए थे 2, और हमने रोल ऑफ काउंसलर यानी परामर्शदाता की भूमिका के बेसिस पे भी देख लिए थे, ठीक है। तो हमने काउंसलिंग में पहले समझ लिया कि काउंसलिंग क्या होती है ना। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है बिटवीन अ काउंसलर एंड अ काउंसली, यानी कि परामर्शदाता और परामर्शार्थी के बीच में ये एक व्यावसायिक संबंध होता है। ये एक प्रोसेस के ज़रिए होता है ना। ऐसा नहीं है कि कैजुअली ये कोई चीज़ है ना। फिर हमने उसके पूरे नेचर देखे, क्या क्या ज़रूरी है एक काउंसलर में, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उन सब चीज़ों को हमने देखा। और उसके बाद हमने प्रकार देखे कि क्या क्या टाइप्स हो सकती है काउंसलिंग की। अब हम करेंगे योगा एंड हेल्थ का टॉपिक, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, योगा एंड हेल्थ, यानी कि योग एवं स्वास्थ्य, ठीक है। तो ये टॉपिक कहना चाह रहा है कि योग जो है और स्वास्थ्य जो है उनका आपस में कुछ संबंध है, ठीक है। जो स्वास्थ्य है, हमारी हेल्थ है, वो योग से काफ़ी
इम्प्रूव हो सकती है ना। एंड बेसिकली जो योग आता है वो किस हेल्थ के किस उसमें आएगा, जो हमने कल पढ़े थे कम्युनिटी हेल्थ में, प्रमोशन वाले में, है ना, कि प्रोमोट हेल्थ, जो हमारा एक वेलबींग होता है, हेल्थ होती है, वेलबींग होती है, उसको बढ़ावा देती है, बढ़ावा मिलता है योगा करने से। ठीक, तो योगा बेसिकली क्या होता है, या योग क्या होता है? तो योग जो है संस्कृत के शब्द युज से आया है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, कुछ जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे क्या जोड़ा जाता है? यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, कुछ अभ्यास होते हैं जो कि फिजिकल हो सकते हैं, जिनको जैसे हम आसन वगैरह कहते हैं, मेंटल हो सकते हैं और कॉन्टेम्पलेटिव हो सकते हैं प्रैक्टिसेस। ठीक है, यानी कि शारीरिक, मानसिक और ध्यानात्मक। अभ्यास होते हैं। ठीक है, इनका योग होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं एकीकृत की जाती हैं। क्योंकि एक अच्छा हेल्दी लाइफ, एक वेल बीइंग, कल्याण की स्थिति जो है, कल्याणपूर्ण लाइफ अचीव करने के लिए। ठीक है, इनके जोड़ से क्या होता है? प्रोमोट हार्मनी एंड वेलबींग। ठीक है, इनके जोड़ से हमारी जो संतुलन है और कल्याण है जीवन में, उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अब योग जो है वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, ये सबको पता है, इंडिया में। ठीक है, भारत में। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। और इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? आई होप ये भी अब सबको पता ही होगा, 21 जून को होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे होता है 21 जून को, और योगा का जो ओरिजिनेशन है वो भारत है। ठीक, अब भारत में जो है सबसे जो क्लासिकल या सबसे पुराना जो यहाँ पे पढ़ा जाता है योगा का, वो पढ़ा जाता है महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया। ठीक है, वही हम यहाँ पढ़ेंगे, और वो है अष्टांग योग बोलते हैं उसको। अष्टांग योग बाय महर्षि पतंजलि। इसको बोलेंगे अष्टांग योग। ये दिया गया था महर्षि पतंजलि के द्वारा। और ये जो अष्टांग योग है, ये किसमें दिया था इन्होंने? उसको बोलते हैं पतंजलि योग सूत्र। ठीक है, तो अगर कोई पूछे पतंजलि अष्टांग योग किसमें है, तो ये है इन पतंजलि योग सूत्र। ठीक है, अब ये होता क्या है अष्टांग योग? ठीक है, योग का मतलब हमें पता चल गया कि भाई कई चीज़ें हैं, उनको आपस में जोड़ना होगा। अष्टांग मतलब ये दो शब्दों से बना है, अष्ट और अंग। ठीक है, अष्ट मतलब 8, ठीक है, और हो गया अंग। अंग का मतलब पार्ट्स, यानी कि कोई इन्होंने ऐसा सूत्र दिया, ठीक है, जिसके कि 8 पार्ट्स हैं। ठीक, और उन सबको हमें जोड़ना है, यानी कि उन सबको फॉलो करना है। ठीक, और उन सब के जोड़ से जो है एक अच्छी वेलबींग, एक अच्छी हार्मनी वाली जो है लाइफ पॉसिबल है। ठीक, तो अब इसमें 8 अंग कौन कौन से दिए उन्होंने? अब ये जो 8 अंग है, ये बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी कि बाहर, सबसे बाहर चीज़ किसी भी एक मनुष्य के लिए क्या है? उसका समाज। ठीक है, समाज, फिर वो खुद, उसकी बॉडी, फिर उसका अंदर मन। ठीक है, तो इस तरीके से बाहर से अंदर की ओर ये अंग जो हैं, इनकी सिद्धि इस तरीके से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 ये कर्म अनुसार दिए गए हैं। तो 8 अंग कौन कौन से हैं?
सबसे पहला है यम। ठीक है, यम में क्या होता है, अब जैसे हमने बात की बाहर से अंदर की तरफ आना होता है इसमें, तो बाहर सबसे पहले क्या आ गया, समाज आ गया। तो यम में क्या बताया जाता है, यम में बताया जाता है कि कुछ ऐसे सोशल मोरल कोड्स होते हैं कि जो हमें फॉलो करने होते हैं, जो जहां हमने सोशल कंट्रोल की बात की थी, है ना, कि समाज में जो है कुछ नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है ताकि समाज की जो एक संस्कृति है, एक सिविलाइजेशन का जो रूप है, एक बैलेंस बना रहे। समाज में इतने जो डेविएंस होते हैं या विचलित चीज़ें होती हैं वो कम से कम हो। ठीक है, तो इसलिए यम में क्या होता है, सोशल मोरल कोड्स होते हैं इसमें। ठीक है, नैतिक मूल्य इसमें कुछ दिए होते हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए, है ना, तभी समाज में जो एक बैलेंस बनेगा, एक ठीक समाज होगा, अदरवाइज बहुत ही उसमें इम्बैलेंस रहेगा। दूसरा है नियम। अब समाज में तो हमने बैलेंस बना लिया, ठीक है, उसके बाद हम खुद के ऊपर आए, नियम। अब नियम में क्या होगा, नियम में ये होगा कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करके रखें। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे होता है। ठीक है, खुद का स्व अनुशासन जो है वो फॉलो किया जाता है कि हम खुद अनुशासित तरीके से रहें। ठीक, उसके बाद आता है आसन। आसन क्या होते हैं, जैसे हम योगासन करते हैं, वो मतलब कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसको भी ये नहीं कि किसी भी तरीके से जो है उसको कंडक्ट करें हम। ठीक है, आसनों में ये पूरा बताया गया है कि कैसे हमारे पोस्चर्स होने चाहिए, इवन उठने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, है ना, कि किस तरीके से हमें अपने बॉडी पार्ट्स को किस पोजीशन में, किस पोस्चर में जो है रखना चाहिए, वो बताते हैं आसन। ठीक है, तो यहाँ पे आता है पोस्चर, बॉडी के कंडक्ट को ये यहाँ पे दर्शाते हैं। ठीक, अब आसन के बाद क्या आएगा, प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है, प्राणायाम में जो शब्द आ रहा है वो है प्राण। ठीक है, प्राण किसको बोलते हैं, प्राण श्वास से रिलेटेड चीज है। ठीक है, ब्रीदिंग। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ब्रेथ कंट्रोल की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, श्वास के ऊपर नियंत्रण। प्रत्याहार। ठीक है, प्रत्याहार क्या होगा, अब इसमें दो शब्दों से बना हुआ है, ये भी अगर आप देखें तो ये हो गया एक आहार और एक हो गया प्रति। ठीक है, प्रति का मतलब किसी चीज के ऑपोजिट, आहार का मतलब क्या होता है कि हम कुछ चीज कंज्यूम कर रहे हैं ना, जैसे हम खाना खाते हैं वो आहार है, तो आहार का मतलब जो भी हम चीज कंज्यूम कर रहे हैं वो हो गया आहार। ठीक है, प्रति का मतलब नहीं करना। ठीक है, ज्यादा कंज्यूम नहीं करना। तो हम आहार कैसे ग्रहण करते हैं या हम कंज्यूम कैसे करते हैं, अपने सेंसेस के द्वारा, है ना। तो यानी कि प्रतिबंध किस पे लगाना है या कंट्रोल किस पे करना है, सेंसेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें होगा सेंस विड्रॉवल। ठीक है, यानी कि इंद्रियों पे, इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, ये हो गए 5 हमारे। ये जो 5 हैं ये आपके एक्सटर्नल आते हैं। ठीक है, बाह्य होते हैं। अब आते हैं इंटरनल, 3 अंग और बचे हैं। अब जो 3 हैं वो होते हैं हमारे इंटरनल, आंतरिक क्या आएंगे, धारण, ध्यान और समाधि। ठीक है, ये क्या होते हैं, धारण होता है हमारा कंसंट्रेशन, किसी चीज पे जब हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे आंतरिक चीज है। ठीक है, कंसंट्रेशन। ठीक, जैसे अगर हम आपने देखा होगा या तो मेडिटेशन कभी करने की कोशिश की होगी, ऐसे सुना होगा आपने कि हम बोलते हैं कि आंख बंद करके जो है कहीं मे बी आईब्रोज के बीच में आप कंसंट्रेट करो, है ना, एक पल के लिए आप जो है जितना भी हो सकता है आप एक बारी उस पर
धारण करो, उस चीज़ को कंसंट्रेट करो, ठीक है। तो ये हमारी कुछ नेचुरल टेंडेंसी होती है ना, हर किसी की अपनी अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो कितनी देर तक वो चीज़ अंदर ही अंदर कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, तो वो कहलाएगी कंसंट्रेशन, जो नेचुरली हमारे अंदर, सबके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है। अब प्रैक्टिस कर करके, अभ्यास के द्वारा उस कंसंट्रेशन की अवधि को बढ़ाना कहलाता है ध्यान, ठीक है। और ध्यान को क्या कहते हैं? मेडिटेशन। जब हम कंसंट्रेशन की अवधि बढ़ाते हैं बाय प्रैक्टिसिंग, अभ्यास के द्वारा, तो वो बन जाती है ध्यान। तो इसको प्रोलॉन्ग्ड कंसंट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो धारण को जब हम उसकी अवधि बढ़ाते हैं अभ्यास के द्वारा, तो वो बन जाती है ध्यान, ठीक है। और समाधि, जब ध्यान से भी हम ऊपर उठ के बिल्कुल एक हो जाते हैं, ठीक है, इस संसार में एकीकृत हासिल कर लेते हैं, वननेस हासिल कर लेते हैं, तो वो स्थिति होती है समाधि की। अब ये जो हमने 8 अंक किए हैं, अष्टांग किए हैं, इनके भी फर्दर बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सब हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन जो शुरू में हमने यम और नियम किए थे, ठीक है, उसमें कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो हम ये देख लेते हैं सिर्फ प्रकार कि यम और नियम में कौन कौन से प्रकार आते हैं, ठीक है। तो यम में 5 दिए गए हैं और नियम में भी 5 दिए गए हैं। तो यम यानी कि जो सोशल कंडक्ट के लिए होते हैं, उसमें क्या क्या दिया गया है? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। अहिंसा, हिंसा ना करना, ठीक है, नॉन वायलेंस। सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस, सच के रास्ते पर चलना, ठीक है। असत्य का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य मतलब संयमित तरीके से आचरण करना। अपरिग्रह क्या हो गया? इसमें 2 शब्दों से बना है, अ और परिग्रह, ठीक है। अ का मतलब अगेन किसी चीज़ को जब नहीं करना होता है तो उसके आगे आ लग जाता है, जैसे हिंसा के आगे अहिंसा लग गया, सत्य के आगे असत्य लग गया, परिग्रह के आगे अपरिग्रह लग गया, यानी कि परिग्रह का ऑपोजिट, ठीक है। परिग्रह मतलब क्या? ग्रहण कर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा ग्रहण नहीं करना, ज़्यादा संचय नहीं करना है, ठीक है। नॉन पॉजेसिवनेस ये दिखाता है, ठीक है, कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है हमें वस्तुओं का, चीज़ों का संचय नहीं करना चाहिए। और स्पेशली जैसे जो दान वाली वस्तुएं होती हैं, है ना, तो जैसे कई बार देखा नहीं है कि फ्री में कुछ मिल रहा है, दान में कुछ मिल रहा है, तो लोग फ्री का समझ के इतना सारा उठा के ले आते हैं, ये सब चीज़ें, तो वो आचरण गलत माना गया है इसके प्रकार, इस अकॉर्डिंग टू यम। तो ये कहा गया है कि भाई ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का संचय नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हो गए हमारे सोशली जो मॉरल कोड्स हैं, जो हमें सोशली मूल्य जो फॉलो करने चाहिए। नियम यानी कि अब ये सेल्फ डिसिप्लिन से रिलेटेड है कि हमें अपने खुद के लिए कैसा आचरण करना चाहिए, ठीक है। ये भी होते हैं 5 प्रकार। ये कौन कौन से हो जाएंगे? 5। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। अब इनका क्या मतलब होता है? शौच का मतलब होता है बॉडी एंड माइंड की क्लींजिंग, ठीक है। तो बॉडी एंड माइंड को हमें स्वच्छ रखना चाहिए। संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। कहीं तो किसी चीज़ की सीमा हो कि हाँ भाई हम यहाँ पे सेटिस्फाई हैं किसी भी चीज़ को लेके। तप मतलब एफर्ट जो भी है
किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को हासिल करने के लिए जो रिक्वायर्ड तप है वो हमें करना चाहिए, है ना। जैसे कि अब आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है, वो आपको देना है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी मेहनत है, जो भी तप लग रहा है, वो आपको लगाना चाहिए, ठीक। स्वाध्याय का मतलब क्या होगा? स्व मतलब सेल्फ, अध्याय मतलब अध्ययन करना, स्टडी करना, ठीक है, खुद की स्टडी करना, यानी कि खुद को जानने का प्रयास करना, ठीक है। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर में ध्यान लगाना, ईश्वर की के प्रति डिवोशन होना, ठीक है। तो ये है हमारे सेल्फ डिसिप्लिन के नियम, और ये हैं यम जो कि सोशल मॉरल वैल्यूज़ आती हैं। तो ये हो गए अष्टांग जो कि महर्षि पतंजलि ने दिए थे, ठीक है। अष्टांग योग के ये 8 अंग हैं और ये क्रम अनुसार होते हैं, सीक्वेंशियल होते हैं, ठीक है। पहले यम सिद्ध होगा, फिर नियम सिद्ध होगा, आसन प्राणायाम, इस तरीके से ये चीज़ें सिद्ध होती हैं, ठीक। अगर कोई डायरेक्टली कहे कि भाई मैं तो समाधि लगा लिया है, मैंने तो समाधि में लीन हूँ मैं, और ये सारी चीज़ें उससे पहले की उसकी अगर सिद्ध नहीं हुई हैं, तो इसका मतलब वो चीज़ झूठ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि। अब आगे चलते हैं। तो वैसे तो जनरली योग पे अगर सवाल बनते हैं तो अष्टांग योग के ऊपर में महर्षि पतंजलि वाले ही योग सूत्र के ऊपर बनते हैं, और लेकिन एक और नाम है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। योग के भी अलग अलग तरीके से जो है इंडिया में दिए गए हैं, ठीक। तो दो, ठीक है। इन्होंने जो योग दिया था, योगा के बारे में जो कंसेप्ट दिया था, वो था इंटीग्रल योगा का, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं संपूर्ण योग, संपूर्ण या समग्र कह दो, ठीक है, ये इन्होंने दिया था, ठीक। तो अब हमने योग के बारे में काफ़ी बातें कर ली हैं। अब हम बात करेंगे कि योग जो है वो हेल्थ को कैसे इंश्योर करता है। हमारा टॉपिक योग एंड हेल्थ है ना, योगा एंड हेल्थ, यानी कि योग और स्वास्थ्य है। तो योगा जो है वो कई तरीके से हमारी लाइफ में हेल्पफुल है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। अब कल की क्लास में हमने पढ़ा था स्वास्थ्य कैसा हो सकता है, सिर्फ ये नहीं कि बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है ना। हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये हर क्षेत्र में जो है अगर हम सही से कल्याणपूर्ण जीवन जी रहे हैं तब हम स्वस्थ हैं, है ना। तो योगा जो है इस चीज़ में हमारी हेल्प करता है, योगा प्रमोट करता है हेल्थ को, ठीक है, संवर्धन करता है स्वास्थ्य का। अब सबसे पहले देखते हैं फिजिकल हेल्थ, ठीक है। फिजिकल हेल्थ पे को इम्प्रूव करेगा, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य में, शारीरिक स्वास्थ्य में कैसे करेगा? योगा करने से जो है स्ट्रेंथ आती है, हमारी मसल्स ठीक से होती हैं, और आसन जब हम करते हैं तो बॉडी के जो पोस्चर्स वगैरह हैं वो करेक्ट होते हैं, है ना। उनसे बहुत सारी जो बॉडी में पेन के इश्यूज होते हैं, जो एक अलग तरीके का लाइफस्टाइल अपना के हमने कर लिए होते हैं, गलत तरीके से बैठ के या उठ के चल के, है ना, तो उन चीज़ों में हमें निवारण मिलता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ठीक है, लचीलापन आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं फिजिकली हमें अचीव होती हैं योगा करने से। और बैलेंस, सबसे बड़ी बात, बैलेंस अचीव होता है बॉडी के अंदर, है ना। उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो जो डे टू डे लाइफ का हमें स्ट्रेस होता है काम की वजह से या आपसी रिलेशंस की वजह से, है ना, उसमें अगर हम योग करेंगे, योग में हम ध्यान प्रक्रिया हो गई हमारी, या श्वास पे कंट्रोल हो गया, ये सब चीज़ें जब करते हैं तो उसमें काफ़ी हमें हेल्प मिलती है। या नींद अच्छी आती है, उससे फिर हमारा मेंटल स्वास्थ्य जो है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है, ठीक। उसके बाद है सामाजिक हेल्थ, सोशल हेल्थ, यानी कि सामाजिक
स्वास्थ्य है। ठीक है, सामाजिक स्वास्थ्य में भी हम जब योगा करेंगे हम खुद सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, है ना, और हम बाहर भी कैसे कंडक्ट करना है वो हमें आएगा, हमारे अंदर अवेयरनेस आएगी। ठीक है, अवेयरनेस आने से हमें पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कितना सही है, कितना गलत है हमारे लिए, समाज के लिए। तो इस तरीके से सोशल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, सोशल हेल्थ भी प्रमोट होती है, इस चीज़ से उसका संवर्धन होता है। ठीक है, और एक इसमें सबसे अच्छी चीज़ आती है हेल्दी एजिंग। यानी कि स्वस्थ वृद्धावस्था। ठीक है, तो वृद्धावस्था में जो है अगर हम योगा करें तो बहुत एक हेल्दी एजिंग, हेल्दी स्वस्थ वृद्धावस्था अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऐसे ही अगर हम बात करें कम्युनिटीज़ की, तो कम्युनिटी में भी कम्युनिटी हेल्थ ठीक है, यानी कि समुदाय स्वास्थ्य। ठीक है, तो समुदाय के लेवल पे भी समुदाय का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है अगर वो योगा करें तो, है ना। और कितने ही कैंपेन्स वगैरह आपने देखे होंगे जो कि कम्युनिटी योगा उनमें चलती रहती है ना। सरकार की तरफ से भी बहुत सारी आती हैं ऐसी मुहिम जिसमें कि लोग इकट्ठे होके योगा करते हैं रेगुलरली, और ये चीज़ें जो हैं पूरे समुदाय को स्वस्थ रखने में काम आती है। ठीक, तो इस तरीके से जो योगा है या योग है वो हमें ओवरऑल हमारे वेलबींग, हमारे कल्याण के लिए, हमारे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट कर लो कि ये जो अष्टांग योग है, यहाँ पे इन्होंने योग के बारे में क्या कहा। ठीक है, योग की जनरल हमने डेफिनेशन या जनरल कैसे योग को समझा जाता है वो तो हमने सबसे पहले देखा था, लेकिन अष्टांग योग में पर्टिकुलरली क्या कहा गया है योग के बारे में, एक वो स्टेटमेंट है, हम वो एक बारी देख लेते हैं। तो क्या स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू अष्टांग योग? योगस चित्ता यानी चित्त वृत्ति निरोधा। ठीक है, योग चित्त वृत्ति निरोध। इसका क्या मतलब हो गया कि योग क्या है? चित्त, चित्त मतलब हमारा जो माइंड है उसको चित्त बोला गया है। वृत्ति मतलब उसमें जो भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उसमें जो भी वृत्तियां आ रही हैं, ठीक है, कुछ भी हमारा दिमाग इतना चलता रहता है, कभी कोई थॉट्स है, कहीं कभी कंफ्यूजन हो रही है ना, कुछ ना कुछ स्टिल माइंड होता ही नहीं है ना। तो योग क्या है? योग चित्त में जो वृत्तियां आती हैं उनका निरोधक है। ठीक है, ये इसका मतलब है, ये स्टेटमेंट है आपकी अष्टांग योग की। तो इस तरीके से वहाँ पे योग के बारे में बताया गया है कि योग चित्त वृत्ति निरोध है। ठीक, तो ये आपको एक चीज़ यहाँ पे बतानी थी। तो अब हमारा योगा एंड हेल्थ यानी योग और स्वास्थ्य का टॉपिक भी यहाँ कंप्लीट होता है। इसमें हमने पहले जाना कि योगा होता क्या है। ठीक है, भारत में ओरिजिनेट हुआ है, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है। फिर हमने पढ़ा महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया योग सूत्र, जिसमें कि अष्टांग योग की बात की गई है। उसके पूरे 8 अंगों का हमने देखा संक्षिप्त में क्या क्या होते हैं, और फिर यम और नियम के हमने 5-5 देखे कि कौन कौन से टाइप के यम और नियम होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सर अरबिंदो के योग का भी नाम देखा, और हमने फिर देखा कि कैसे हेल्थ जो है वो प्रमोट होती है योगा करने से। ठीक, तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य तो हमने कल ही कर लिया था। आज हमारा नेचर एंड टाइप्स ऑफ काउंसलिंग यानी परामर्श का स्वरूप एवं प्रकार हो गया।
योग तथा स्वास्थ्य भी कंप्लीट हो गया, योगा एंड हेल्थ भी हमने कर लिया। इसी के साथ हमारा 5th एंड लास्ट टॉपिक खत्म होता है और हमारा सोशल साइकोलॉजी यानी सामाजिक मनोविज्ञान का सिलेबस भी यहाँ पे हमने आज ख़त्म कर दिया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसमें भी टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं और आज उसका भी लास्ट टॉपिक है सामाजिक मनोविज्ञान का। तो वहाँ पे आज की टेस्ट सीरीज़ में सामाजिक मनोविज्ञान का भी आपका टॉपिक वाइज MCQs की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से थ्योरी की क्लास की बात कर रही हूँ मैं अभी, सिलेबस वाली। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान का यूनिट। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई एंड इंटरेस्टिंग लगी। इफ़ यस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।